हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदन कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसका चैप्टर लेकर आई हूँ। कैसे बनती है कविता। जी हाँ, टॉपिक कौन सा है? कैसे बनती है कविता। कविता क्या है? मानव का जीवन कविता से ही शुरू होता है। माँ अपने बच्चों को जो लोरियाँ सुनाती हैं वे कविता ही होती हैं। प्रत्येक बच्चे की आरंभिक शिक्षा भी नर्सरी की कविताओं से शुरू होती है। कविता में जब आसपास की वस्तुएं जैसे बादल, बिजली, धूप, खेत खलिहान, वन, नदी आदि का वर्णन हो तो ये सब हमें अनजानी सी लगती हैं। फिर भी कविता में एक ऐसा जादू है जो श्रोताओं को भाव विभोर कर देता है। कविता का जन्म वार्षिक परंपरा के रूप में हुआ। हमारे सभी वेद कविता में रचित हैं। प्राचीन काल का भारतीय साहित्य कविता में ही रचित है। आज कविता का लिखित रूप भी प्राप्त है। कविता के बारे में अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि कविता क्या है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, फिर भी हम कह सकते हैं कि कविता हमारे हृदय को आनंद प्रदान करती है, हमें संवेदनशील बनाती है, हमारे मन को छू लेती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता संवेदनशील तथा रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। कविवर पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद ही में बहने लगता है। तो ये था कविता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि कविता कैसे बनती है। टॉपिक भी हमारा कि कविता कैसे बनती है। कविता कैसे बनती है, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना भी अत्यंत कठिन है। कवि एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, अतः जिस बात को कवि कहता है हम उस तरह है नहीं कह सकते। अतः यह कहना गलत न होगा कि कविता लिखने की प्रणाली की शिक्षा नहीं दी जा सकती। फिर भी कुछ पाश्चात्य विश्वविद्यालयों, भारतीय विश्वविद्यालयों में कविता लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। संभवतः कविता लिखने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सफल कवि भले ही न बन सके, लेकिन एक सहृदय संवेदनशील पाठक अवश्य बन जाएगा। वस्तुतः एक अच्छी कविता को बार बार पढ़ने को मन करता है। उसके भाव हमारे मन में स्थायी रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वह कविता में बार बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जिस प्रकार चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास की आवश्यकता होती है, संगीत में स्वर, ताल, लय आदि की, उसी प्रकार कविता किसमें चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास की जरूरत पड़ती है। संगीत में स्वर, लय, ताल की पड़ती है। उसी प्रकार कविता रचने के लिए बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इतना निश्चित है कि कविता की रचना करने के लिए भाषागत उपकरणों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। भाषा तो सबके पास होती है और यही भाषा अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम होती है। लेकिन कवि अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग करता है, उनके माध्यम से लय उत्पन्न करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना बहुत जरूरी है। एक सफल कवि अपनी आवश्यकता अनुसार भाषा का प्रयोग करके अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है और कविता की रचना करता है। अगला प्रश्न है, कविता में शब्द चयन का क्या महत्व है। शब्द चयन का क्या महत्व है। कविता का प्रथम उपकरण शब्द ही है। शब्द के बिना कविता नहीं बनेगी। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही कविता कहा। किसको? शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही कविता कहा है। इसका अर्थ सार्थक शब्दों के प्रयोग से कविता बनती है। अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने उचित कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात कविता लिखने के लिए आरंभ शब्दों से खेलना आवश्यक है। जो व्यक्ति कविता की रचना करना सीखना चाहता है उसे शब्दों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थों को खोजना चाहिए। शब्दों से जुड़कर ही हम कविता के संसार में प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर बच्चे भी गीतों की रचना कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि कविता की रचना करने की प्रतिभा थोड़ी थोड़ी सब में होती है। केवल बच्चों द्वारा रचित गीतों को तराशने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बारिश के समय का है। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, बादल गरजा डम डम डम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। ये बच्चों द्वारा रचित गीत है। अगर इसी तरह के बच्चे छोटे छोटे गीत लिखते हैं, उसे तराशा जाए तो एक अच्छी कविता का रूप धारण कर लेते हैं।
एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जबकि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में। किसने लिखी है ये? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये दोनों जो पद्यांश है कवि ने शब्दों तथा यह उनकी ध्वनियों को सोच समझकर चयन किया है। वस्तुतः शब्दों से खेलने का प्रयास है। धीरे धीरे तुकबंदी के बाद लय और व्यवस्था की ओर ध्यान देने लगता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर कवि को अच्छी कविताओं की रचना करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है? आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं भाषा शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण, बिंब और शब्द शक्ति लिखते हैं। तो आज इसमें पढ़ते हैं कि बिंब और छंद का क्या महत्व है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है प्रतिमूर्ति, छाया तथा छंद का अर्थ है पूर्व, वर्ण, मात्रा आदि की गणना के आधार पर होने वाली वाक्य रचना। कविता में बिंब होता है, कविता में छंद होता है। छंद में क्या होता है? वर्ण गिने जाते हैं, मात्रा गिनी जाती है, इसी के आधार पर छंद होते हैं। जैसे 2 आ में कितनी मात्राएं थी हमने सीखा है पहले। 2 आ में 24 मात्राएं हैं। 13 और 11 पर यति यानी कि कोमा होता है। चौपाई में कितनी मात्रा होते हैं? 16 के 4 पाए होते हैं यानी कि 4 चरण होते हैं। तो छंद में वर्ण और मात्रा गिनी जाती हैं। इसे आंतरिक लय भी कह सकते हैं। हम संसार को अपने इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। हम बाहरी दुनिया में जो कुछ देखते हैं उसमें कुछ ऐसी संवेदना होती है जो हमारे मन में बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कविता में भी कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं जिन्हें सुनने मात्र से हमारे मन में चित्र उत्पन्न हो जाता है। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के माध्यम से बिंबों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी पंक्तियां उड़ गई चिड़िया, कॉपी, फिर हो गई पत्ती। इन पंक्तियों में उड़ गई चिड़िया, पड़ गई हमारे स्मृति में चिड़िया के उड़ने का आकार, उसकी तत्परता, पंख फड़फड़ाने आदि का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। नए पत्ते का कांपना, स्थिर होने के चित्र के साथ हमारी एकाकारिता हो जाएगी। अज्ञे की कविता अपने बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने बिंबों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को न केवल मनोहारी बनाया बल्कि अपने कथनों का अत्यधिक रोचक और मनोरंजक भी बनाया है। उनका संपूर्ण काव्य बिंब विधान की दृष्टि से समृद्ध कहा जा सकता है। कविता की रचना करते समय आरंभ में दृश्य श्रव्य बिंबों का निर्माण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बिंब सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह कहना गलत न होगा कि कई स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रव्य रूपी 5 उंगलियों द्वारा कविता को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी के आधार पर साहित्य में 5 बिंब हैं। स्पर्श बिंब जिसको छुआ जा सके, गंध बिंब जिसको सूंघा जा सके, ध्वनि बिंब, आस्वाद्य बिंब और दृश्य बिंब है। 5 बिंब हैं। स्पर्श, गंध, ध्वनि। स्पर्श, गंध, ध्वनि, इनका ज़्यादा प्रयोग होता है स्पर्श, गंध, ध्वनि का। आस्वाद्य बिंब और दृश्य बिंब, आस्वाद्य बिंब और दृश्य बिंब। दृश्य बिंब सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है काव्य में। यह कहना अनुचित न होगा कि छंद भी कविता के लिए अनिवार्य है। छंद को आंतरिक लय भी कहा जाता है। मुक्त छंद के लिए भी अर्थ की लय आवश्यक है। एक सफल कवि को भाषा के संगीत का ज्ञान होना चाहिए। जिन कवियों ने मुक्त छंद में काव्य की रचना की है उनमें भले ही कोई छंद विशेष का प्रयोग ना हो, परंतु उसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता तो होती है। जैसे धूमिल द्वारा रचित कविता है मोचीराम का उदाहरण देखिए। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। किसकी का पद्यांश है ये? धूमिल का। अज्ञे द्वारा रचित निम्नलिखित पद्य पंक्तियां देखिए। तुम्हारी दे मुझको कनक चंपे की कली, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। रूप स्पर्शातीत यह जिसकी लुनाई, कुहासे सी चेतना को मोह ले। ये किसकी कविता थी? अज्ञे जी की। तो ये हमने पढ़े कविता में बिंब और छंद क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कविता की रचना किस प्रकार की जाती है। कविता की संरचना के लिए सबसे पहले कविता संबंधी बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है।
सर्वप्रथम कविता की रचना करने के लिए कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने और पहचानने की नवीन दृष्टि होनी चाहिए। यह प्रत्येक आदमी के पास किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। किसी नियम या सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं की जा सकती, फिर भी निरंतर अभ्यास और शस्त्र ज्ञान द्वारा इसे हमें विकसित कर सकते हैं। कविता की संरचना करते समय शब्द चयन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द चयन भावात्मक होने के साथ साथ लयात्मक होना चाहिए। शब्द ज्ञान से ही भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। इन विशेषताओं द्वारा भले ही हम कविता की रचना न कर सकें, परंतु कविता की रचना करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यही नहीं, ऐसा करने से हम कविता का रसास्वादन कर सकते हैं, उसकी सराहना भी कर सकते हैं। शब्दों के संसार में प्रवेश करने से विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति बाहर आती है। अतः कविता की संरचना के लिए कवि को शब्दों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। कविता के प्रमुख घटक, कविता भाषा में ही रची जाती है, इसलिए कविता की रचना के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों के समुचित संयोजन से भाषा बनती है। शब्दों के सही विन्यास से वाक्य का निर्माण होता है। कवि को सरल, सहज, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता में की संरचना इस प्रकार करनी चाहिए कि पाठक को कुछ नया सा लगे। नंबर 3, कविता में संकेतों का विशेष महत्व होता है, इसलिए कविता की पंक्तियों में लगने वाले जो चिन्ह हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वाक्य विन्यास की विशेष प्रणालियां ही शैली का निर्माण करती हैं। कविता चाहे छंद में रचित हो या छंद से मुक्त हो, कवि को छंदों का समुचित ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अन्यथा कविता वांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए। कविता समसामयिक प्रवृत्ति से संबंधित होनी चाहिए। कविता लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करना एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है। कविता गागर में सागर भरने वाली जैसी होनी चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त शब्द चयन, लय, तुक, संरचना, बिंब विधान, छंद विधान और कम से कम शब्दों का प्रयोग ही कविता के प्रमुख घटक है। उम्मीद है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।